राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के 18वें अलंकरण समारोह के मौके पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और वीर जवानों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा के काम में लगे और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि घुसपैठ, मानव तस्करी, गो तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि वे सभी चुनौतियों को पार कर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप सजग बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को रक्षा नीति की जरूरत थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। आज जिनको यहाँ अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए अलग अलग पदक मिले हैं, ऐसे वीर बलिदानी जवानों की परिवारजनों, जवानों, उपस्थित सभी अधिकारियों और बीएसएफ के बहादुर जवानों, आज मैं यहां सबसे पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और बल की स्थापना से लेकर आज तक अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक विध यातनाओं, कठिनाइयों का सामना करते हुए बहादुरी के परिचय देते हुए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी शहीदों को सलाम कर कर, सैल्यूट कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। तो स्वर्गस्थ रुस्तम जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बल की शुरुआत करी जिसने अपने पसीने से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से, सजगता से और बलिदान से एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना करी है, जो देश की सुरक्षा के लिए दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ऐसा महान कीर्ति स्तंभ बीएसएफ ने बनाया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात।
आपके कारण हमारी संप्रभुता सुरक्षित है, आपके कारण लोकतंत्र सुरक्षित है और आपके कारण ही विकास आगे बढ़ सकता है। तो आज फिर से श्रीमान रुस्तम जी और सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से दिल्ली नगर निगम के उन नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मुझे लग रहा है भारत के इतिहास की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीनों नगर निगमों के मेयर और लीडर ऑफ हाउस को बिठाया हुआ था, नेता सदन और महापौर, 6 लोग और उनके साथ मौजूद थे। 1-2 और जो है उनके जो प्रवक्ता हैं वो उनके साथ थे। बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 19.5 साल एमसीडी के अंदर राज करने के बाद अब भाजपा को भ्रष्टाचार की याद आई है। तो मैं आज आदेश गुप्ता जी को उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और सबूतों के बारे में दोबारा बताना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि आदेश गुप्ता इनके ऊपर कार्रवाई करें। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नांगलोई वार्ड की पार्षद जो हैं ज्योति रोचैया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के उस वक्त के अध्यक्ष को, सबको लिखित में चिट्ठी देके कहा था उनके एमसीडी में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। भूमि माफियाओं के साथ उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसके अंदर मेयर जयप्रकाश, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, लीडर ऑफ द हाउस और कमिश्नर ज्ञानेश भारती शामिल हैं। तो ये लिखित में भ्रष्टाचार की कंप्लेंट है। आदेश गुप्ता जी ने क्या जांच कराई, कार्रवाई तो छोड़िए, क्या जांच कराई आदेश गुप्ता बताएं कि इस पे क्या किया है। एक और महानुभाव हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, महिपालपुर से काउंसलर हैं, इंद्रजीत शेरावत। इनके ऊपर आरोप था और बाकायदा इन्हीं के द्वारा दायर एफिडेविट और इन्हीं के द्वारा दायर डेटा से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इंद्रजीत शेरावत के पास 2017 में मात्र 1,24,00,000 रुपए थे और 2 प्रॉपर्टीज थी। 2019-20 में जो उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन दी है एमसीडी में, उसमें उनके पास अब 6 प्रॉपर्टी हैं, 2,58,00,000 रुपए, मतलब प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई है। उनके पास जो नगद है वो दुगना हो गया है और उनके पास महिपालपुर में करीब 20 करोड़ की लागत से एक होटल चल रहा है जो कि अनऑथराइज्ड है। एमसीडी ने कागजों में उसको गिरा दिया है, मगर वो होटल बाकायदा जीता जागता वहां पे मौजूद है। हम आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आदेश गुप्ता जी ने अपने इन पार्षद की, जो इनके लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनके बारे में क्या जांच कराई। सीबीआई को कंप्लेंट आई कि कोई जेई जो हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी के, वो 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सीबीआई ने ट्रैप बछाया और जेई की जगह भाजपा के वसंत कुंज के काउंसलर मनोज महलावत रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। जाहिर सी बात है, अगर काउंसलर 10 लाख रुपए ले रहा था और एक बिल्डिंग को बनवाने के लिए ले रहा था, तो इसके अंदर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी अफसर शामिल रहे होंगे। तभी एक पार्षद पैसे लेगा कि भाई आप हमें पैसे दे दो, आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। इसके अंदर आदेश गुप्ता जी ने क्या जांच कराई कि कौन कौन एमसीडी के अफसर इसके अंदर शामिल थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। फिर एक और नगीने हैं बीजेपी के अंदर, संजय ठाकुर। संजय ठाकुर जो हैं भाजपा के ही पार्षद हैं, साउथ दिल्ली से आते हैं, सैदुल्लाजा वार्ड से हैं। उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी, 8 अप्रैल 2021 को की थी और उनके ऊपर आरोप ये था कि उनके ऊपर कई सारी एफआईआर्स जमीन कब्जे करने की दर्ज हैं और उन्हीं की पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर वो पैसे मांगने एक बिल्डिंग के अंदर घुसे थे। उन्हीं की पार्टी की
कार्यकर्ता ने उनको घेर लिया था, लोगों ने शोर मचाया था और लोगों ने पुलिस को बुला के उनको पुलिस के हवाले किया था कि ये वहाँ पे पैसे मांगने आए थे अनऑथराइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, और हमने बाकायदा वीडियो जारी किया था। आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आपने इन पार्षद के भ्रष्टाचार के लिए क्या अभी तक आपने इंक्वायरी कराई और उस जांच के अंदर आपने क्या पाया? इसके बाद अभी रिसेंटली आपको याद होगा 7 जुलाई की बात है, भाजपा के ही विधायक अनिल वाजपेयी जी ने आरोप लगाया और बाकायदा उनकी ऑडियो क्लिप हमने जारी की थी, जिसपे उन्होंने अपने ही मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए और उन्होंने बोला कि मेयर जो है वो कंप्लेंट करते हैं बिल्डिंगों की और उन बिल्डिंगों को तोड़वाते हैं, और जिन जिन बिल्डिंगों से पैसा मिल जाता है उनके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। और वो मेयर भी, बड़ी मजेदार बात है, आदेश गुप्ता जी के बगल में बैठे हुए थे और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं आदेश गुप्ता जी से जानना चाहूंगा, अपने ही पार्षद के बारे में, अपने ही मेयर के बारे में उनके ही विधायक ने जो बात कही है, ऑडियो क्लिपिंग मौजूद है, उस पर उन्होंने क्या जांच कराई है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। इसके बाद एक और जल्दी में हमने कागज निकाला था, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में न्यू अशोक नगर के 4E वार्ड में निगम पार्षद हैं भाजपा की रजनी पांडे, उनके जेठ लगते हैं निशांत पांडे। ये जो जेठ हैं वो मकान में लेंटर डालने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, और उसके लिए भी हमने एक ऑडियो जो है वो जारी किया था, और उसके अंदर 12 लाख रुपए जो आरोप था कि उन्होंने 12 लाख रुपए एक बिल्डर से जो है निशांत पांडे और क्षेत्र के जेई ने बिल्डर समेत 3 लोगों से करीब 12 लाख रुपए लिए। हम जानना चाहेंगे आदेश गुप्ता जी से कि उन्होंने इन सब मामलों के अंदर क्या जांच कराई। भ्रष्टाचार की बात करने में काफ़ी सहूलियत होती है, खास तौर पे जब चुनाव 6 महीने बाद हों तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की जा सकती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों के साथ बैठ के वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कस्में खा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों के खिलाफ हमने सबूतों के साथ ये जो प्रेस वार्ता की है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर दिल्ली में पानी की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को मुफ्त और साफ पानी देने का वायदा किया था, पर साफ पानी तो दूर, दिल्ली की जनता आज पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। दिल्ली की जो पानी की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को फ्री पानी की बजाय फ्री बीमारी देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 2013 में चुनाव से पूर्व यही दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे किया करते थे। उन दावों में सबसे बड़ा दावा ये था कि दिल्ली के अंदर पर्याप्त पानी है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो तो दिल्ली की जो नल हैं, जो पाइपलाइन है, उनमें पर्याप्त पानी आएगा। बल्कि मुझे उनका वीडियो याद आ जाता है जिसमें वो कहते हुए नज़र आते हैं कि दिल्ली के अंदर इतना पानी है, हम उसको व्यवस्था के द्वारा हर घर तक पहुंचाएंगे, और वो पानी ऐसा होगा कि जब आप टैप यानी कि टोंटी खोलेंगे तो ओक लगा के आप पानी पी पाएंगे। ओक वर्ड यूज़ किया था। 24 घंटे पानी आएगा, पानी के बिल नहीं देने पड़ेंगे। ये दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था। साथियों, आज ना तो पानी है, आज पानी की लाइनें खाली हैं, टोंटी चलाओ तो उसमें सीटी बजती है। फ्री पानी के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करके वोट मांगना, मुख्यमंत्री बनना, और 2013 से आज 21, मैं समझता हूँ लगभग 7 वर्षों में एक लंबा समय अवधि है। अब ये भी अरविंद केजरीवाल नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा और मौका देना चाहिए। 7 वर्ष का समय बहुत होता है। इन 7 वर्षों में जल बोर्ड की जो स्थिति उभर के आई है और कांग्रेस के समय से जब हम इसकी तुलना करते हैं
तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, दिल्ली के दूसरे विभाग की तरह अरविंद ने दिल्ली जल बोर्ड को भी बर्बाद कर दिया है। ये जो सोर्स है रिपोर्ट का, साथियों मैं बताना चाहता हूँ, ये प्राजा रिपोर्ट है। प्राजा वो संस्था है जो हेल्थ के ऊपर और जल बोर्ड के ऊपर लगातार काम करती है। जब हम डायरिया, टाइफाइड, कोलरा के टोटल केसेस की बात करें तो 2014 से 19 और 20 के बीच की हम बात करें तो 27,71,350 डायरिया के केसेस रजिस्टर्ड हुए, 2,80,693 टाइफाइड, जिसमें मेरे बच्चे भी टाइफाइड से प्रभावित हुए थे पानी की सप्लाई के कारण। कोलरा 20,717 केसेस जो बीमारी के द्वारा अस्पतालों तक लोग पहुँचे। साथियों, इसमें वो डेटा नहीं है जो गली मोहल्ले में जो लोग, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, जिनको शायद आवश्यकता नहीं पड़ी अस्पताल जाने की, बड़े अस्पताल जाने की, जिन्होंने अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में ही दवाई लेकर के अपना इलाज कर लिया। लेकिन ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस बीमारी ने पहले तो लोगों के शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा की और वो गंभीरता बढ़ते बढ़ते फिर किडनी और लीवर जैसे गंभीर रोग भी दिल्ली वासियों को मिले हैं। ये मुफ्त में जो बीमारी अरविंद केजरीवाल ने दी है, मैं समझता हूँ ये सच है दिल्ली की जनता के सामने, जो हमने आज इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी चाहिए, ये हमारी मांग है। आप फ्री पानी के नाम पर बीमारी परोस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता पानी से त्रस्त है, पानी से परेशान है। यही कांग्रेस पार्टी की मांग है कि दिल्ली जनता को फ्री बीमारी नहीं, स्वच्छ पानी चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते दिल्ली सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली के जनकपुरी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश ऋषि के नेतृत्व में अस्पताल में एक एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया मिशन संजीवनी व एनजीओ ऑक्सफैम के मुख्य अधिकारी तरुण गोस्वामी द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट दिए गए। हमारे डॉक्टर चौधरी जो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और साथ में शर्मा जी जो यहाँ पर हमारे एमएस हैं, इन सब की मेहनत से ये हॉस्पिटल बहुत अच्छी कंडीशन में चलना शुरू हुआ है, एक अच्छी मूवमेंट में आया है। और आज जो एनजीओ ने हमारे यहाँ ये गिफ्ट दिया है, इसके लिए मैं और भी लोगों से कहूँगा, क्योंकि सरकार की मदद जनता ही करती है और जनता का ही इलाज के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं। ये हॉस्पिटल जनकपुरी का एक शान है और इसको और भी बढ़िया बनाने के लिए डॉक्टर चौधरी की पूरी टीम लगी हुई है। कुछ दिक्कतें हैं, उसके लिए हमने भी बातचीत आज हुई है बैठ के, आगे चल के इसको और बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। लोग जब बाहर से गुजरते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट है, इसलिए वो घुसने से डरते भी थे। लेकिन अब लोगों को मालूम पड़ा है कि ये सरकार का इतना सुंदर हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके पीछे एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, हमारा कैंसर हॉस्पिटल भी है। अभी वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी के साथ मर्ज हो जाए तो दोनों एक साथ चलाए जाएँ। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जितने इतना अच्छा काम किया है अस्पतालों के क्षेत्र में और जनता के लिए फ्री दवाइयाँ, फ्री ट्रीटमेंट सब हो रहा है,
अब सबको पता है, यूज़ टू हम लोग हो गए हैं कि जो सेकंड लहर हमने देखी है बहुत ही खतरनाक थी, तो थर्ड लहर के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी की है। तैयारी तब पूरी होती है जब लोग लाइक माइंडेड हो। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हमारे जो राजेश भाई हैं बहुत ही परसीव्ड हैं, बहुत आगे की सोच रखते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर चौधरी जो कि 2 हॉस्पिटल्स को हेड करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर का और जनकपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां हम अभी खड़े हैं जनकपुरी के, इनका एक विजन है और हमारी इनसे बहुत ही अच्छी काम के मामले में फाइन ट्यूनिंग है। ये समझते हैं कि हॉस्पिटल की क्या रिक्वायरमेंट है। राजेश जी ने आज हम लोगों ने सारी डिस्कस बहुत विस्तार से चर्चा की है कि क्या क्या बॉटलनेक्स हैं जिसके ज़रिए हम इस हॉस्पिटल को वाकई में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं। इसको हम OPD के अलावा जितनी IPDs है हमारी जो एक्सपेंशन है उसको हम पूरा कर पाएँ और इसको असली मायनों में कोविड रेडी करें। जो ऑक्सफैम इंडिया मिशन संजीवनी लेके चल रहा है और उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स को दिए हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं इन्होंने दिया। उन्होंने एक सपोर्ट हैंड बढ़ाया है, इसके लिए मैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। ऑक्सफैम इंडिया एक बहुत बड़ी NGO संस्था है जिसका मैं दिल्ली में मतलब पूरी दिल्ली को देख रहा हूँ और इंचार्ज हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर, कंसल्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट पे नियुक्त हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोविड के तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के जो मटेरियल्स हैं, जो जिनमें मेडिकल मटेरियल्स के सहारे हम कोविड को रोक सकते हैं या उससे हम लोग मतलब लड़ सकते हैं, उन चीज़ों को पहुंचाया जाए, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऑक्सफैम इंडिया जो हमारी NGO है, UK बेस्ड है, तो ये उनका एक बहुत ही सार्थक प्रयास है कि जो संभावित कोविड की जो लहर कह रहे हैं, थर्ड वेव जिसको बोला जा रहा है, संभावित लहर से लड़ने के लिए तो ये NGO हमारे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार सभी अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन जैसे सेकंड वेव में जो सुनामी आई थी एक, और जो दुखद दृश्य देखने पड़े थे ऑक्सीजन की कमी या बेड्स की कमी के चलते, जिनकी अनेक मृत्यु हुई थी, जिन्हें हमें लगता है कि शायद बचाया जा सकता था। तो उनको देखते हुए हमें अभी से तैयारी कर रहे हैं कि पहले तो ये लहर आए ही नहीं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, और अगर आ भी जाए तो उससे लड़ने के लिए हमारी पूरी एक तैयारी होनी चाहिए। कोई भी आदमी, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो और वो किसी को भी कोई परेशानी भी ना हो, कोई बीमार ना पड़े, लेकिन फिर भी कोई एक लहर आई है एक कोविड की, इसके बचाव में देखिए उन्होंने तीसरी लहर के आने की संभावना के साथ उन्होंने सब हॉस्पिटल में ये जो रखवाया सबके लिए, ये हमारे ऑक्सफैम की तरफ से रखवाया इन्होंने, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर की मार झेलने के बाद और लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश की आर्थिक गति धीरे धीरे फिर से सामान्य होती जा रही है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रशासन भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते पहले से ही सचेत नजर आ रहा है। और जहां भी मार्केट में भीड़ कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखाई देती है, तो वहां कुछ दिनों के लिए मार्केट बंद कर दी जाती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद राजधानी दिल्ली की स्थिति सामान्य तो हो रही है, पर बढ़ती आबादी, सड़कों पर दौड़ती हजारों गाड़ियां और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उनसे फैलने वाले प्रदूषण से आम लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण मानव शरीर के लिए काफी खतरनाक है और श्वास जैसी कई बीमारियों का भी कारण है। कोरोना के बाद राजीव चौक सहित तमाम मार्केट में खरीदारी करने लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि संख्या काफ़ी कम है लोगों की और बाजार तो गुलजार है, लोगों का आना जाना हो रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना की तीसरी लहर का डर लोगों को साक्षात सता रहा है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज भी भारत में बढ़ रही भीड़ को खतरनाक बताते हुए कहा है कि तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है। अगर भीड़ भाड़ लोग करेंगे तो तीसरी लहर आने से कोई बचा नहीं सकता, इसलिए सावधानी अत्यंत ज़रूरी है। अधिकांश लोग सावधानी भी बरत रहे हैं और कुछ लोग बिना मास्क में भी चल रहे हैं। यह खतरनाक संदेश है। तो इस प्रकार से सबों से अपील है कि सभी लोग कोरोना से बचें और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन करते रहें। अभी मैं राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पे हूँ और वहाँ से यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप सभी सम्मानित दर्शकगण तीसरी लहर से बचने के लिए जो सरकारी मापदंड है उसका अक्षरशः पालन करें।
पर एक तरफ जहां लोग रोजाना बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल की बात करें तो आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं डीजल के दाम स्थिर हैं। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन डीजल के दामों में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि शुक्रवार को तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार से यही कहना चाहता हूं कि वो चाहती है कि सारा कुछ ये पेट्रोल से ही वसूल ले और चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। सारा चाहती हैं कि पेट्रोल से ही निकाल ले, सारा टैक्स इसी पे लगा रखा है, 50% से ज़्यादा टैक्स इसी पे ले रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, और कुछ सोचे इसके बारे में। 111 रुपये पहले कर दीजिए, फिर उसके बाद 121 कर दीजिए, उसके बाद 131 कर दीजिए। अगर कुछ बचा हो पब्लिक के अंदर तो 151 कर सकते हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यह है कि हम जो मीडियम क्लास का बंदा है वो पसी जा रहा है, नॉर्मल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लो क्लास है उसको लोग गवर्नमेंट फ्री दे जा रही है, हाई क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो फर्क पड़ेगा मीडियम क्लास को पड़ेगा, हमारे जैसे को। हम तो कह रहे हैं रेट बढ़ाई जाओ, कोई बात नहीं। पहले 2 हम बाइकें बेच चुके हैं, वो 1 स्कूटी बेच देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हाँ और सब चीज़ें हैं, क्योंकि पेट्रोल का क्या है कि ये कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इतना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। अब ये लोग हर इंसान ही सोचेगा CNG का हर इस्तेमाल करने का सोच रहा है। बट पेट्रोल क्या है कि यहाँ, क्योंकि और सब चीज़ें मैं बोल देगा ना, क्योंकि पैसे तो यहाँ बढ़ नहीं रहे, लोग तो पैसे तो उतना ही कमा रहे हैं, उतना ही किलोमीटर चल रहे हैं, कंपनी कन्वेंस भी उतना ही दे रही है, लेकिन क्या रेट उसका बढ़ गया, तो उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। केंद्र सरकार से एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के मोदी जी से, कि आम जनता को परेशानियों में मत डालिए, हमारा कुछ ध्यान रखिए और पेट्रोल के दाम में और महंगाई में कटौती कीजिए, ताकि हम लोग भी आराम से अपना जीवन को जी सके। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मिडिल क्लास खास करके बहुत परेशान है। मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा, जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, आम जनता के लिए बहुत ही दुखद स्थिति हो रही है इस टाइम पे। पहले हम जो 90-92 रुपये भरते थे, वो पेट्रोल हमारा मान के चलिए 3-4 दिन आराम से चल जाता था। अभी 100 रुपये जो पेट्रोल का दाम हो गया है, वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही चलता है। तो आम जनता के लिए जो रोज़ के खर्चे हैं, मंथली जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पूरे मंथली देखें तो हमारे 10% के आसपास खर्चे बढ़ गए हैं। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो खर्चे हैं, जो सब्सिडी चार्जेस हैं, सरकार के चार्जेस हैं, वो चार्जेस कम हो थोड़े से। मिडिल क्लास आदमी को ऑलरेडी मर रहा है और मरता जा रहा है। अब दिन भर मार्केटिंग का काम है सर, जो मतलब जो पैसा मिलता है वो भी अपनी तरफ से ठीक देते हैं सर, मालिक लोग उससे वो देते हैं, कितना पैसा डाले कंपनी पे सर, पर वो पूरे नहीं पड़ता सर, कुछ बच ही नहीं पाता। तो क्या आदमी क्या करे, बच्चों को खिलाए, क्या करे। पेट्रोल तो डलवाना सर, मार्केटिंग की जॉब है, तो पेट्रोल डलवा के मार्केट निकलना है, जाना है, तो करना ही पड़ेगा सर। एनसीपी के चीफ और राज्यसभा के सांसद शरद पवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी हलचल हुई तेज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,079 नए मामले, तो वहीं इस वायरस से 560 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने के लिए की मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में 3 दिवसीय दौरे पर। लखीमपुर के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ की मुलाकात। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब पीने से हुई 16 लोगों की मौत। बेतिया प्रशासन ने 10 लोगों की मौत को संदिग्ध बताया। मुंबई लोकल ट्रेन की तरह जल्द उज्जैन, देवास और इंदौर के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन। रोजाना के यात्रियों के अलावा महाकाल दर्शन करने वालों को भी होगा फायदा। रविवार से श्रीलंका और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच शुरू होंगे 3 वनडे मैच। शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ कर सकते हैं पारी का आगाज। 18 से 20 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 7 फेरों के बंधन में बंधे छोटे पर्दे के कलाकार राहुल वैद्य और दिशा परमार। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रूस ने अमेरिका को लिया आड़े हाथ। रूस ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज
यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।